देखो हमने सोल्यूशन निकालना है हमने फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर का। तो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन केस ऑफ फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। हेयर एफ इज़ इक्वल टू एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी बेसिकली है क्या, ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। इसका हमने दो बिहेवियर पढ़ने हैं, दैट इज़ ट्रांजिएंट बिहेवियर एंड स्टेडी स्टेट बिहेवियर। ट्रांजिएंट बिहेवियर मैंने आपको बता दिया है, जो कॉन्टीन्यूसली क्या होगा, हारमोनिकली ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा। और स्टेडी स्टेट कौन सी होगी, जब वो रेस्ट पे आ जाएगा या फिर अपनी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजिएंट बिहेवियर देखना है हमने। द ट्रांजिएंट बिहेवियर विल प्रजिस्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन द बिगनिंग। कहते हैं ये बिहेवियर तब होता है जब हम स्टार्टिंग में इसको फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो बिगिनिंग में ही ज़्यादा होता है उसका बिहेवियर। ड्यूरिंग दिस टाइम द नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम विल डोमिनेट। पर कहते क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो उसकी ऑसिलेशंस होती हैं, मतलब जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती हैं, वो डिक्रीज़ होना या फिर डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। और क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स की कमी आ जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर एक्सटर्नल फोर्स की कमी आ गई तो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो ही हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स को पुट कर दिया हमने ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो आगे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी चेंज हो गई, ठीक है। अब देखो, ये हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी ये टर्म की हुई है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ लिखनी है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है, विच इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब मैंने बताया था, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है कि डिक्रीज़ होना। ये जो वेव है हमारे पास पहले हार्मोनिकली थी, बाद में आफ्टर सम टाइम वो क्या होगी, डिक्रीज़। तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिके होना, ठीक है। तो ये है बेसिकली ट्रांजिएंट बिहेवियर, ओके। अब देखो, इन्होंने बोला है कि जो रियल पार्ट है इसका, रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा ना लगा हो, ठीक है। कहते जो रियल पार्ट है एक्स इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वो बेसिकली हमें क्या देगा, एक्चुअल सोल्यूशन देगा। पर जिसके साथ वो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर आ गया, वो क्या करेगा, उसको डिके करना शुरू कर देगा, ठीक है। दिस इज़ द केस ऑफ लाइटली डैम्ड ऑसिलेशन। लाइटली डैम्ड के केस में याद होगा आपको, हम लेते होते थे बी स्क्वायर इज़ लेस देन ओमेगा स्क्वायर, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। और ये वैल्यू एज इट इज़ आपको याद ही करनी है कि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ये होती है मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में, ठीक है। अब हमने करना है स्टेडी स्टेट बिहेवियर, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट बिहेवियर के लिए जस्ट ये याद रखना है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी, जो किसका सोल्यूशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो जो इसमें एक्स क्वांटिटी है वो बेसिकली रियल पार्ट है, जो उसका रियल पार्ट है वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए होगा। जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी एक्सटर्नल फोर्स का ही होगा, लेकिन एक होगा कॉज में और एक होगा साइन में, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है, ओके। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो हमने क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसका कारण क्या है डिफ्रेंशिएट करने का, देखो हमें चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी भी चाहिए, डी एक्स बाई डी टी भी चाहिए। तो बेसिकली इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किया, ठीक है। हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ आ गई एक्स की, डी एक्स बाई डी टी की और डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर की, ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें जाके सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखो सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद ए ओमेगा उसमें था कॉमन, वो निकाल लिया हमने बाहर, जिसके साथ कॉमन नहीं था उसके साथ क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है। तो हमारे पास ये बना, हमारे पास ए की वैल्यू ये आ गई रीअरेंज करने के बाद। तो उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। जब हमने ऐसे किया तो क्या बना, देखो हमारे पास ये हुआ, और अंदर जब आयोटा को आप इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो इस आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। अब देखो, बार बार इक्वेशन लिखने की बजाय आर प्लस आयोटा एम ओमेगा माइनस एस बाई ओमेगा को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया जेड एम, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ये हम बाद में इसको यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको सेव करके रख लेना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप कहते हैं जो जेड एम है, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, वो बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि उसमें आयोटा आ रहा है, ठीक है। और कहते हैं उस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में फर्दर दो क्वांटिटीज़ और हैं। सबसे पहले तो आर, जो क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करती है, किसी भी फोर्स को अपोज करती है, ठीक है। तो इसमें कौन से फैक्टर हैं जो ऑसिलेटरी मोशन को अपोज करेंगे, दैट इज़ फ्रिक्शन, या यू कैन से विस्कोसिटी। विस्कस ड्रैग पढ़ा था ना हमने, वो ही है ये। नेक्स्ट है एक्स एम, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टेंस, ठीक है। तो जो कंबाइंड इफेक्ट है किसका, इनर्शिया और इलास्टिसिटी का,
ठीक है, जो हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला कि फेस डिफरेंस निकालना है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आर को सब्स्टिट्यूट किया, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, आर को सब्स्टिट्यूट किया जेड एम कॉस फाई, ठीक है, और ओमेगा एम माइनस एस बाय ओमेगा को सब्स्टिट्यूट किया जेड एम साइन फाई। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट किया, देखो ये वाली इक्वेशन आ गई, उसके बाद जेड एम कॉमन था वो बाहर निकाल लिया। अब देखो हमें पता है ई रेज़ टू पावर आयोटा फाई का आंसर क्या होता है, कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। देखो हम कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई की जगह पे लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर आयोटा फाई, तो वो लिख दिया। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो भी होता है अंडर रूट में उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला बेसिकली। ठीक है, जेड एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस जेड एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, अंडर रूट की जगह पे उन्होंने लिख दिया रेज़ टू पावर 1/2। तो जेड एम कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू बेसिकली ये थी आर, स्टार्टिंग में हमने पुट किया था ना जेड एम को, कॉस फाइव को सब्स्टिट्यूट किया था आर, तो बेसिकली इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट किया। सिमिलरली जेड एम साइन फाइव की जगह पे इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। उसके बाद उन्होंने एंगल निकाला, दैट इज़ टैन फाई निकाला, तो टैन फाई बेसिकली होता गया साइन फाई बाई कॉस फाई। ये कहाँ से आया, यही जो वैल्यू हमने इन दो वैल्यूज़ को बेसिकली डिवाइड किया है, देखो डिवाइड करने के बाद ये आ गया ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा को उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स एम दोबारा लिखने की बजाय। ठीक है, नाउ यूजिंग ग्राफ, देखो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो दिस इज़ योर रियल एक्सिस, दिस इज़ योर इमेजिनरी, दिस इज़ योर वाई इमेजिनरी एंड दिस इज़ योर वाई नेगेटिव। ठीक है, तो देयर इज़ एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, मेक सम एंगल फाई विद पोजीशन आर। ठीक है, तो उसमें जो जेड एम है वो बेसिकली क्या है, इसका रिजल्टेंट, और हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली, तो ये बेसिकली वो डिपेक्ट कर रहा है। और जो फाई है वो ये जो पी एम पॉइंट है वो क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, ये इसमें एक्सप्लेन किया है। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब हमने जेड एम को ये सब्स्टिट्यूट किया ज्योमेट्रिकली और विक्टोरियली, ये आर्गन डायग्राम बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा था। ठीक है, तो ये वैल्यू ली हमने, टैन की वैल्यू भी हमने निकाल ली हुई है। अब ये देखो ये कहाँ से आया, देखो ये इक्वेशन याद है, जस्ट क्या करना है, इस ए की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, वो अब यूज़ कर रहे हैं वैल्यू इसमें, देखो ये बन गया, ये वाली वैल्यू बन गई। अब उन्होंने बोला कि फाई एंगल चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाई का चेंज आ रहा है। कहते अगर ड्राइविंग फोर्स एफ इज़ इक्वल टू एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी है, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना फ़र्क आया, दैट इज़ माइनस फाई प्लस पाई बाई 2। देखो इस इक्वेशन में यही था ना, एंगल बन रहा था हमारे पास, ये फाई एंगल था, पर यहाँ पे क्या एंगल बन रहा था 90 डिग्री, तो वही एंगल यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, तो कहते हैं कि ये इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग इतनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसमें होगी, तो हमने दोबारा से फोर्स लिखनी है, दैट इज़ एफ नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस उसकी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दैट इज़ आयोटा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब डिस्प्लेसमेंट किससे लैग हो रही है, पाई बाई 2 एंगल से लैग हो रही है, इसलिए वो फाइव में ऐड अप हुई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में जाना जो ऊपर लिखी हुई है दिस वन। ठीक है, ई रेज़ टू पावर एयोटा थीटा को हम क्या लिखते थे, कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा कौन है हमारा, ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो ये आयोटा जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो कॉज वाली टर्म है वो इमेजिनरी बन गई, साइन वाली रियल बन गई। ठीक है, जो कॉज वाली थी वो तो बन गई हमारी इमेजिनरी, साइन वाली बन गई हमारी रियल। ठीक है, कहते मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, तो एफ इज़ इक्वल टू एफ नॉट कॉज ओमेगा टी है, मतलब अप्लाइड फोर्स को हमने कॉज वाले एंगल से देखना है। ठीक है, कॉज वाले एंगल से देखना है, मतलब हमने कौन सी इक्वेशन देखनी है, दैट इज़ मतलब हमने कौन सी कंसीडर करनी है, साइन वाली। ठीक है, साइन वाली कंसीडर करनी है, हमने ये कंसीडर नहीं करनी क्योंकि कॉज हमारी फोर्स में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस 90, ये नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया। पर अगर कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारे ड्राइविंग फोर्स के इक्वल है, मतलब फोर्स यहाँ पे कॉज नहीं है, यहाँ पे साइन की फॉर्म में है,
तो हमने कौन सा लेना है, कॉज वाला एंगल लेना है। तो कॉज थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस पाई बाय 2। तो वो सब्स्टिट्यूट की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे r/2 नहीं आना, यहाँ पे आना है π/2, ये सही कर लेना। सो जब हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट और फोर्सेस के बीच में देखा, तो उसमें ये था कि फाई और π/2 का चेंज आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो क्या होगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी, और वो किसके इक्वल होगी, F0/ω/Z(m) के। ठीक है, अब हमने निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वो हो गया। एक्स की वैल्यू हमें पता है, जो हमें पीछे यूज़ की थी, ये वाली, ये यूज़ की। तो वेलोसिटी के बीच में dx/dt है, तो हमने क्या करना है, एक्स का डेरिवेटिव करना है, हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने देखो जस्ट अरेंजमेंट की है इस स्टेप में, दैट इज़ आयोटा स्क्वायर होता -1, माइनस के साथ माइनस हो गया कैंसिल, ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल हो गया, हमारे पास ये इक्वेशन बची। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर मान लो, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म देती है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स हमें मानना पड़ेगा कि F = F0 cos ωt है, तभी वो साइन में चेंज होगी, तभी वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बनेगी। तो देखो सबसे पहले उन्होंने वेलोसिटी का फैक्टर लिया इन टर्म्स ऑफ cos ωt -5, देन फोर्स को जब उन्होंने लिया F0 sin ωt। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जब फोर्स लेनी है F0 sin ωt, तो उन्होंने क्या लिखा, चेंज इन एंगल, दैट इज़ फाई का एंगल, दैट इज़ -5। सिमिलरली जब F = F0 cos ωt था, तो क्या था, cos of ωt -5, मतलब दोनों में कितना चेंज है, फाई का। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है और वेलोसिटी है उसमें कितना फेज़ है, फाई का। तो मतलब -5 है, मतलब फोर्स से जो फेज़ एंगल है वो लैग कर रहा है, मतलब पीछे रह रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ नेगेटिव में जाती है या माइनस हो रही है, तो वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना। तो वही बोल रहे हैं, मतलब वो ड्राइविंग फोर्स से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, लैग हो रही है। अब द वेलोसिटी ऑल्सो वेरीज सिंपल हार्मोनिकली, पर कहते हैं जो वेलोसिटी है वो सिंपल हार्मोनिकली ही जाएगी, क्यों, क्योंकि साइन और कोसाइन में है। ठीक है, आगे देखो बोला उन्होंने, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द वेलोसिटी इज़ द सेम एज दैट ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। मतलब जो भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी, उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी हो, वो किसके इक्वल होगी, ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होगी। नेक्स्ट है द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज़ गिवन बाय दिस मच, कहते हैं वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड इतना है। ठीक है, एंड इज़ ओमेगा टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। कहते v जो है अगर उसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है, तो जो ओमेगा होगा, दैट इज़ ओमेगा होगा, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखोगे तो उसके साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा। ठीक है, आगे देखो बोल रहे हैं द वेलोसिटी इज़ अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय π/2। यही कह रहे थे ना कि फाई में कितना चेंज आ रहा है, 90 डिग्री का, यही था ना उसमें। यहाँ पे फाई था, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, तो इसीलिए क्या बोला, द वेलोसिटी इज़ अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से अहेड है, मतलब आगे चल रही है। अब देखो छोटा सा एक्सप्रेशन है, दैट इज़ एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड ड्राइविंग फोर्स। तो वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, यहाँ पे वही यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने बताया ZM क्या है, बेसिकली मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस, और उसकी वैल्यू लिखी है। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या किया उन्होंने, दिस वेरी टर्म देखो क्या किया, जस्ट F0 e⁻ -5 था, तो जो -5 की टर्म है वो नीचे लेके गए, e⁻5। देखो कैसे किया, ऐसे किया, देखो ये था हमारे पास, उन्होंने क्या किया, ये जो फाई का फैक्टर था वो नीचे लिख दिया इस फॉर्म में, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो फर्दर देखो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप देखो क्या किया उन्होंने, जस्ट सब्स्टिट्यूशन की, ZM e⁻5 को सब्स्टिट्यूट किया ZM, और F0 e⁻ को सब्स्टिट्यूट किया F। तो हमारे पास इसमें क्वांटिटी चेंज होगी, तो इम्पीडेंस हमने निकालनी है ZM, दैट इज़ हमारे पास आ गई फोर्स बाय वेलोसिटी। ठीक है, सो द कम्प्लेक्स इम्पीडेंस इज़ द रेशियो ऑफ ड्राइविंग फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारा एक्सेलरेशन। हमने वेलोसिटी निकालनी, अब एक्सेलरेशन निकालनी। तो वेलोसिटी हमारे पास है ऑलरेडी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने डेरिवेटिव कर दिया इस इक्वेशन का। ठीक है, आफ्टर
डेरिवेशन देखो हमारे पास इक्वेशन ये बनी, ठीक है। कहते मान लो अगर ड्राइविंग फोर्स है हमारे पास F इज इक्वल टू एफ नॉट कॉज ओमेगा टी, ठीक है। तो आपको याद होगा कि क्या बताया था कि अगर हमने कॉज में यूज़ करना है तो कौन सा एंगल आएगा, साइन के फॉर्म में। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा को कैसे चेंज कर सकते हैं हम, कॉज थीटा प्लस पाई बाय 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक नेगेटिव था, एक नेगेटिव यहाँ पे है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। पर कहते हैं कि ड्राइविंग फोर्स हो F इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, कॉज ओमेगा टी माइनस 5। तो उसको साइन में चेंज करना तो क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो हम इससे क्या पता चलता है कि इसमें भी जो एक्सेलरेशन है उसमें भी ड्राइविंग फोर्स और एक्सेलरेशन में कितना चेंज आ रहा है, -5 प्लस पाई बाय 2 का, जैसे पिछले केस में आया था। एक्सेलरेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, ठीक है। आगे देखो, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है, वो क्या किसके इक्वल होंगी, ड्राइविंग फोर्स के। मतलब जितनी भी ऑसिलेशंस होंगी और उसकी जितनी भी एक्सेलरेशन होगी वो क्या किसके इक्वल होगी, ड्राइविंग फोर्स के। नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इज़ गिवन बाय दिस मच, वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के। पिछले केस में क्या था, ओमेगा के जो वेलोसिटी का फैक्टर था वो ओमेगा के मल्टीप्लाई में आ रहा था डिस्प्लेसमेंट के साथ, पर यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर में, ठीक है। तो मतलब एम्पलीट्यूड भी उसका ज़्यादा ही हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन इज़ हेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पाई रेडियन। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी रहती है, पाई रेडियन, मतलब हेड रहती है मतलब आगे रहती है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो।